हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, घातांक, जिसे इंग्लिश में एक्सपोनेंट या इंडिसेज कहते हैं। घातांक की संख्या, इसका प्रयोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते रहते हैं। ये जूनियर स्टैंडर्ड की चीज़ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। जूनियर के क्लास जो है 7th 8th में भी है घातांक। घातांक इंडिसेज या एक्सपोनेंट कुछ जगह आपको इंडिसेज में मिलेगा घातांक, लॉ ऑफ इंडिसेज, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो घातांक या घातांकीय संख्या। अब देखो, घातांक चैप्टर का नाम घातांक, एक्सपोनेंट या इंडिसेज, घातांक, हिंदी में घातांक। अब घातांकीय संख्या, घातांकीय संख्या, एक्सपोनेंट नंबर, ठीक है। तो घातांकीय संख्या क्या है? एक्सपोनेंट नंबर या इंडिसेज नंबर। घातांकीय संख्या आपको पता होगा, इस तरह की चीज़ें लिख दी गई, a⁻², इट इज़ कॉल्ड इंडिसेज नंबर या घातांकीय संख्या। ये कैसे प्राप्त होती है यह आपको पता है। किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, जैसे a इंटू ए, तो क्या हो गया भाई? a², a इंटू ए इंटू a³ ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार की संख्याओं को घातांकीय संख्या कहते हैं। जैसे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये क्या हो गया? a⁴, क्लियर है। तो ये इस प्रकार की संख्या को, जो इधर गुणनफल जो प्राप्त हो रहा है, जैसे a का a में गुणा किया तो a² आ गया, a का a में गुणा किया, फिर a का गुणा किया तो a⁻³ गुणनफल आ गया, a इंटू ए इंटू ए इंटू a⁴, ठीक है, ये गुणनफल है, ठीक है। ये घातांकीय संख्या दाहिनी ओर जो लिखी गई है, इन्हें घातांकीय संख्या कहा गया। अब एक प्रश्न ये उठता है कि घातांकीय संख्या की आवश्यकता क्या हुई? आखिर क्यों इस प्रकार की संख्या का खोज हुआ? मैं बार बार समझाता हूँ आप लोगों को, किसी भी टॉपिक को लेके आता हूँ तो बताता हूँ कि किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को जाने कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम घातांकीय संख्या पढ़ने आ गए तो पहले हमको यह पता होना चाहिए कि घातांकीय संख्या क्या है, आखिर घातांकीय संख्या की जरूरत क्यों हुई। आप जानते हैं, जब तक मानव को अपनी कोई विशेष जरूरत ना हो, वो कभी भी क्या करता है? किसी नई चीज़ का खोज नहीं करता। जैसे ही उसके सामने समस्या आती है और उस समस्या का समाधान करने के लिए वो कोई न कोई एक जुगाड़ खोजता है, कोई न कोई एक व्यवस्था करता है,
और एक नई चीज़ का जन्म होता है। तो मानव को जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वह उसके लिए, उसे प्राप्त करने के लिए कोई न कोई जुगाड़, कोई न कोई व्यवस्था करता है। तो जब अब आप घातांकी संख्या की बात कर रहा हूँ, इस तरह से ये जो दाहिने तरफ गुणनफल प्राप्त हुए हैं ये सभी घातांकी संख्या, इंडिसेज नंबर हैं या एक्सपोनेंट नंबर हैं। ठीक है, अभी हम इसमें आधार, बेस क्या है, पावर क्या है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले इस पर बात कर रहे हैं कि घातांकी संख्या की जरूरत क्यों पड़ी। कौन सी ऐसी परिस्थितियां मानव के सामने आ गई जब उन्हें घातांकी संख्याओं का जरूरत पड़ा और ये एक नई संख्या का जन्म हुआ। तो देखें, बड़ी से बड़ी संख्या को छोटे से छोटे रूप में लिखने की जो जरूरत हुई, जैसे मानव के सामने बड़ी संख्याएं आ गई, जैसे मान लीजिए ये आ गया 100 आ गया, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 100 लिख सकते हैं। जैसे 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1,00,000 हो गया, ठीक है। दस लाख हो गया, करोड़ हो गया, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इतने बड़े बड़े लिखने हुए। आप इसको 10⁻² लिख दोगे, आप इसको 10⁻³ लिख दोगे, इसको 10⁻4 लिख दोगे, इसे 10⁻5 लिख दोगे, इसे 10⁻6, इसे 10⁻7। देखो, जो इतना बड़ा आप लिखे, ठीक है, जिसको लिखने के लिए क्या हुआ, कम से कम 6-7 इंची का स्पेस क्या किया, घेरा, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 इंची को आधी इंच में आप लिख पाए, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्याओं को छोटे से छोटे रूप में लिखने के लिए किसका जन्म हुआ, घातांकी संख्या का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, घातांकी संख्या का। जैसे ये आ जाए 20,000, 20,000, तो इसे क्या लिख देता है इंसान, 2 × 10⁻4। 10 का घात 4 का मतलब क्या हो गया, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। और 10 दूना के 20। देखो, छोटे में लिखा, इतने बड़े में लिखा हुआ है। तो बड़ी से बड़ी संख्या को छोटे से छोटे रूप में लिखने के लिए ही घातांकीय संख्या का जन्म होता है। क्लियर है। घातांकी संख्या की, मैंने कहा ना, मानव के सामने जब कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत पड़ती है तो अपनी ज़रूरत के अनुसार नए रिसर्च कर लेता है, ढूंढ लेता है और व्यवस्था कर लेता है। तो जो बड़ी से जब आगे चल करके बड़ी बड़ी संख्याएं प्राप्त हुई, तो उन बड़ी बड़ी संख्याओं को शॉर्ट फॉर्म में, छोटे रूप में कैसे लिखें, इसके लिए मनुष्य ने घातांकी संख्या का जन्म दिया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा घातांकी संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी। बड़ी से बड़ी संख्याओं को छोटे से छोटे रूप में लिखने के लिए ही एक नई प्रकार की संख्या का जन्म होता है, जिसका नाम घातांकी संख्या, इंडिसेस नंबर कहा गया। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति है? नहीं होनी चाहिए। अब देखें, जैसे इस प्रकार की संख्या a⁻m लिखा, इस प्रकार की संख्या को, इन्हीं को ना हम घातांकी संख्या करें, a² a³ a⁻4।
तो ऐसे ही ये लिखा। इस पूरे सिस्टम को घातांकीय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांकीय संख्या। घातांकीय संख्या, इंडिसेज नंबर। अब इस नीचे में जो लिखा हुआ है इसको बेस, इसको हिंदी में आधार, इंग्लिश में बेस, और जो ऊपर है इसको घातांक या घात कहते हैं। घात, इंग्लिश में पावर, पावर। और इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? घातांकीय संख्या। a का पावर m। देखो बेस को थोड़ा बड़ा लिखा जाता है और जो पावर है, घात है, उसको बेस से थोड़ा सा छोटा ऊपर दाहिनी ओर लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका है। इसे आधार a पर घात m पढ़ते हैं। इसे आधार a पर घात m पढ़ते हैं। इंग्लिश में रीड एज a to the power m in English। In English, read as a to the power p, a to the power m। In English, इंग्लिश में read as a to the power m, हिंदी में आधार a पर घात m पढ़ते हैं। क्लियर? अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। क्लास 7th में भी है, 8th में भी है, CBSE में भी है, ठीक है, यूपी बोर्ड में भी है, NCERT में भी है 7th में, ठीक है, 6 में भी हो तो नहीं बता सकते। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बैंकिंग, क्लर्कियल ग्रेड, रेलवे, क्लास 4th, कहीं भी जरूर इसका यूज होता रहता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा देख सकता है अपना बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि घातांकीय संख्या किसे कहते हैं, इसका जन्म क्या हुआ। इस रूप में लिखा हो ये घातांकीय संख्या है। इसमें ऊपर वाले को घात और नीचे वाले को आधार कहते हैं। इंग्लिश में आधार को बेस और घात को पावर पढ़ते हैं। अब 2 पावर होता है तो उसे स्क्वायर कहते हैं, 3 को क्यूब कहते हैं, और 4 हो तो पावर 4, पावर 5, पावर इससे बड़े जाते हैं तो पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, इस तरह से। अब देखें कुछ सम लॉ ऑफ द इंडिसेस, घातांक के कुछ नियम। देखिए घातांक के कुछ नियम में पहला नियम है, किसी भी संख्या अथवा अक्षर अथवा पद नहीं, किसी भी संख्या अथवा अक्षर पर कोई घात ना लगा हो तो उसका घात सदैव 1 माना जाता है। नंबर 1 में किसी भी आधार पर कोई घात ना लगा हो, किसी भी आधार पर कोई घात ना लगा हो, कॉमा, तो उसका घात 1
माना जाता है। किसी भी आधार पर कोई घात ना लगा हो कमा तो उसका घात 1 माना जाता है। जैसे a तो a का घात 1, 5 तो 5 का पावर 1। कोई घात नहीं लगा है तो उसका घात 1 माना जाता है। ठीक है। नियम नंबर 2, एक ही संख्या अथवा अक्षर जितनी बार गुणा के रूप में लिखी हो उसके ऊपर उतना ही घात लगा देते हैं। किसी एक ही संख्या अथवा अक्षर, एक ही संख्या अथवा अक्षर जितनी बार गुणा के रूप में लिखा हो कामा उसके ऊपर उतना ही घात लगा देते हैं। एक ही संख्या अथवा अक्षर जितनी बार गुणा के रूप में लिखा हो उसके ऊपर उतना ही घात लगा देते हैं। जैसे a इंटू a पावर 2, a इंटू a का पावर 3, a इंटू a का पावर 4। इसी प्रकार a इंटू m बार तो a का पावर m। देख रहे हैं, एक ही संख्या 2 बार गुणे में a का पावर 2, एक ही संख्या 1 2 3 टाइम्स है तो a का पावर 3, a 4 टाइम्स a का पावर 4 तो a इंटू m बार है तो a का पावर m। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या है? नियम नंबर 3 है कि बराबर आधार पर गुणा की क्रिया में घातों को जोड़ देते हैं। बराबर आधार पर गुणा की क्रिया में घातों को जोड़ देते हैं। यहाँ जो बराबर आधार है इसको समान आधार पर, बराबर समान या बराबर, समान आधार पर गुणा की क्रिया में घातों को जोड़ देते हैं या बराबर आधार पर गुणा की क्रिया में घातों को जोड़ देते हैं। जैसे a का पावर m इंटू a का पावर n, a का पावर m प्लस n। ठीक है। बराबर आधार पर गुणा की क्रिया में घातों को जोड़ देते हैं। जैसे a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू a का पावर p तो क्या हो जाएगा? a का पावर m प्लस n प्लस p। सभी के बेस क्या हो? सेम हो, इक्वल हो। ठीक है। और पावर डिफरेंट हो तो इन पावर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्लियर है?
नंबर 4, बराबर आधार पर भाग की क्रिया में घातों को घटा देते हैं। ठीक है, जैसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ लें। जैसे x पावर 5 इंटू एक्स पावर 3 इज इक्वल टू एक्स पावर क्या हो जाएगा 8, 5 + 3। नंबर 4, बराबर आधार पर भाग की क्रिया में घातों को घटा देते हैं। ठीक है, बराबर आधार पर भाग की क्रिया में घातों को घटा देते हैं। जैसे a का पावर m भागे a का पावर n, इसी को इस प्रकार भी लिखते हैं a का पावर m बटे a का पावर n बराबर आ जाएगा a का पावर m माइनस n। अंश की घात में से हर की घात को घटा देंगे। जैसे y का पावर 5 डिवाइडेड बाई y का पावर 3 इज इक्वल टू y का पावर 5 में से 3 को घटा दीजिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y का पावर 5 बाई y का पावर 3 बराबर y का पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर y का पावर 2। क्लियर? कोई आपत्ति? तो आप लोग स्क्रीनशॉट जिन्हें लेना है वो ले लें, क्योंकि हम सफ़ा करेंगे। ले लें आप लोग स्क्रीनशॉट। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं थोड़ा सा इसे साफ करता हूँ बेटा। देखिए, नियम नंबर 4 हो गया। नियम नंबर 5, घात वाली संख्या का भी घात लगा हो। नंबर 5, घात वाली संख्या का भी घात लगा हो, कॉमा, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। घात वाली संख्या का भी घात लगा हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे a का पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a का पावर m इंटू n। जैसे a का पावर 2 का पावर 3 तो a का पावर 2 3 जा 6 आंसर। ठीक है। नंबर 6, घातांकीय संख्या को घातांकीय संख्या को अंश से हर में अथवा हर से अंश में ले जाने पर
उनके घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। घातांकी संख्या को अंश से हर में अथवा हर से अंश में ले जाने पर उनके घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे a का पावर m है। अब देखो, अंश और हर, इंग्लिश में अंश को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं, हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाने पर, चेंज करने पर उनके पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। घातांकी संख्या को अंश से हर में अथवा हर से अंश से हर में अथवा हर से अंश में ले जाने पर उनके घातों के चिन्ह, किसका चिन्ह बदलता है? पावर का। तो देखो यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये नीचे जाएगा तो a का पावर माइनस m, a का पावर माइनस m है तो नीचे जाएगा a का पावर m हो जाएगा। पॉजिटिव साइन निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, नीचे निगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर निगेटिव। अंश से हर में ले जाओ, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, पावर का साइन क्या होता है? चेंज हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। नंबर 7, किसी भी आधार पर घात शून्य लगा हो, चाहे आधार जो कुछ भी हो, किसी भी आधार पर घात शून्य लगा हो, उसका मान 1 होता है, शून्य को छोड़कर। किसी भी आधार पर शून्य को छोड़कर, किसी भी आधार पर घात शून्य लगा हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे a का पावर 0 = 1। अब 0 का पावर 0 निरर्थक है, ये सार्थक नहीं है। 0 का पावर 0 सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, समझा कि नहीं? इसलिए मैं लिख दिया कि बच्चा ये न समझे कि 0 का घात 0 लग जाए तो उसका मान 1 होता है। 0 का घात 0 ये सार्थक नहीं। देखिए यहाँ लिख दिया किसी भी आधार पर, आधार कोई हो, लेकिन यहाँ लिख दिया है शून्य को छोड़कर, बेस में शून्य नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ लिख दिया कि 0 का पावर 0 सार्थक नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब इधर वाला तो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे, हम इधर हटाते हैं। देखिए a b का पावर m, कई संख्याएं गुणे में हों तो a का पावर m b का पावर m गुणे में हो, होल पावर लगा हो,
जैसे ए बी सी का पावर n, तो ये हो जाएगा a का पावर n, b का पावर n, c का पावर n। ठीक है। नाउ a का पावर m, b का पावर m, दो घातांकी संख्या है, इनके घात समान है, बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी लगा हुआ है बेटा, तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b। ठीक है। दो घातांकी संख्या हैं, उनके घात समान हैं, बेस भिन्न है, तो उनके बेस भी बराबर होंगे। यदि a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n, तो घातांकी संख्या जिनके बेस समान है, पावर डिफरेंट हैं, तो भी उन्हें हमें बराबर m इज इक्वल टू n ये बताएगा। ठीक है। a बटे b का पावर m, तो इनको ही बदल दें, b बाई a कर दें, तो ये पूरा साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई आपत्ति किसी को? यदि इतनी आपत्ति नहीं है तो अब इंडिसेज आप खूब आराम से करेंगे। ओके। ठीक है। तो आज मैं यहीं क्लास आपका ऑफ करता हूँ। ठीक है। मज़ा आए पढ़ने में। ठीक है। तो ज़रूर बेटा वीडियो को फर्स्ट क्लास से एकदम लाइक करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कोई भी नया वीडियो डाला जाएगा, किसी भी क्लास का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, वो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे तो तुरंत नोटिफिकेशन, नया वीडियो जैसे ही अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप पढ़ें और लाभ उठाएं। ठीक है। जिस स्टैंडर्ड का क्लास लिया जा रहा है ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। यदि मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर और कमल सर के साथ। जैसे अब मैं आ गया वीडियो लेकर के, अब इन वीडियो को देखकर अदर टीचर भी कुछ आपको बोल सकते हैं इन शैली में। ठीक है। यदि आप कायदे से मेरा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट बैक टू बेसिक आ रहा है, उसमें कुछ वीडियो पढ़े हैं, कुछ और आप आते रहेंगे। हाई स्कूल, इंटर, 9th 11th टोटल जाएंगे, साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी आपको मिलते रहेंगे बैक टू बेसिक में। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, क्योंकि हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ओके। थैंक यू।